हेलो फ्रेंड्स, बलबन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और उसके बेस पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि बलबन एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट्समैन था। इनफैक्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि बलबन दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट था। और पिछली कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि बलबन जब सुल्तान बना तो उसके सामने अनेकों चैलेंजेस थे, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए शायद बलबन पहले से ही तैयार था, क्योंकि सुल्तान बनने से पहले से ही वो काफ़ी लंबे समय तक रीजेंट या नायब की भूमिका में काम कर रहा था। सुल्तान बनने के बाद उसने अपने रास्ते के हर एक रोड़े को हटाने के लिए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन को अपनाया। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का मतलब है हार्श बिहेवियर, रूथलेसनेस और एक्सट्रीम विगर। बलबन की इस पॉलिसी को आप नोटिस करेंगे जब आप देखते हैं कि बलबन ने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह मियोज और मेवातीज को सप्रेस किया। इसके अलावा एम्प्टी ट्रेजरी को वापस से रीसेलेक्ट करने के लिए बलबन ने जिस तरह का सिस्टम डेवलप किया, वहाँ पर भी आप बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा सुल्तान की प्रेस्टीज को एलिवेट करने के लिए बलबन ने कॉर्प्स ऑफ 40 को लिक्विडेट किया, प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर अपना कंट्रोल असर्ट किया। इनफैक्ट बंगाल के गवर्नर तुगरील खान ने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद तुगरील खान को पकड़कर उसका गला काट दिया गया। ये एक तरह से एक मैसेजिंग थी दूसरे गवर्नर्स के लिए भी। बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के चलते आम लोग हों, नोबल्स हों या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सभी के दिलों में बलबन के लिए दहशत थी। तो इन सभी चैलेंजेस को जिस तरह से बलबन ने हैंडल किया, वहाँ पर आप बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। लेकिन मंगोल इन्वेजन्स के अगेंस्ट बलबन की पॉलिसी डिफेंसिव थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। चलिए बलबन के रूल को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में एब्सोल्यूट मोनार्की एस्टेब्लिश की और ऑटोक्रेटिक मैनर में रूल किया। उसने सुल्तान की पोजीशन को एलिवेट करने पर खासा ध्यान दिया। इनफैक्ट उसने किंगशिप की थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स को भी प्रोपाउंड किया और लोगों को बताया कि वो डिवाइन सैंक्शन से रूल कर रहा है। इसके अलावा उसने सुल्तान की प्रेस्टीज को एलिवेट करने के लिए कॉर्प्स ऑफ 40 को भी लिक्विडेट किया और एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके बलबन ने प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर भी नकेल कस दी थी। यहाँ पर बलबन के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि बलबन एक डीपली रेसिस्ट इंसान था। उसके राज्य में सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर नॉन तुर्क्स यानी इंडियन मुस्लिम्स बहिष्कृत थे। और इस चीज़ के ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि बलबन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। उसके बावजूद बलबन ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। बलबन का पूरा फोकस एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल एरिया को कंसोलिडेट करने में और वहाँ पर ही लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने पर था। उसने म्यूज और मेवातीज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और उसके रूल के दौरान उसके द्वारा किए गए जस्टिस और उसके द्वारा दिए गए पनिशमेंट्स में एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी देखी जा सकती है। पनिशमेंट देते वक्त वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला इंसान एक आम इंसान है या फिर एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ नोबल या फिर गवर्नर है। तो ये तो बात हुई लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस की। अब अगर हम लोग बात करें मंगोल अटैक्स की, तो मंगोल्स के लिए बलबन की पॉलिसी हमेशा से डिफेंसिव थी और इस पॉलिसी के चलते बलबन काफ़ी लंबे समय तक मंगोल इन्वेडर्स को रिपेल भी कर पाया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रूल मंगोल्स लाहौर तक घुस गए थे और लाहौर को पूरी तरह से प्लंडर करने में कामयाब रहे। इनफैक्ट काफ़ी समय तक वो उस एरिया में बने रहे। इन सब चीज़ों के अलावा बलबन के बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि बलबन अपने राज्य के स्कॉलर्स, सेंट्स और पोइट्स को काफ़ी प्रोत्साहन भी देता था और उसने इस तरह के काफ़ी सारे स्कॉलर्स को पैट्रनाइज भी किया हुआ था, जिसमें मुख्यतः नाम आता है अमीर खुसरो का, जिसे तूती-ए-हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।